अभी सब्सिडीज है वो रिजीम फर्टिलाइजर के यूजलेस है, एमएसपी यूजलेस है, ये सब, मगर कोई सरकार नहीं बदल सकती है, एंड यू कैन नॉट ब्लेम देम आइदर। ये तो पुराने से सिलसिला चले आ रहा है, उसको हटाना कोई आसान बात नहीं है। मगर ये जो भारत इज बिलो, इज 1/3 द ग्लोबल एवरेज इन वाटर कंजम्पशन, और वो और घटने वाला, और इस पर हम लोग का युद्ध होगा, पानी के लेकर हम लोग को युद्ध होगा, बिटवीन कर्नाटक और तमिलनाडु और जगह भी। और एग्रीकल्चर में नहीं बढ़ पाएगा जब तक कि इरिगेशन ठीक से हो पाए। तो ये पानी को तो आई थिंक एक नेशनल मिशन के साथ सॉल्व करना चाहिए, क्रॉस पार्टी लाइन, जीएसटी टाइप काउंसिल के थ्रू। सर, आपको लगता है सरकार सीरियसली पानी वाले इशू को ले रही, जिस इशू पे हम भी समझ रहे हैं, या अभी वो लोग थोड़ा इसको हल्के में ले रहे हैं? देखिए, इस पर जो कहते हैं ना कि जब तक कि एक हवा नहीं बनती है और अर्जेंसी और क्राइसिस नहीं आता है, डेमोक्रेसी में उतना जो है फोकस नहीं आता। तो हम लोग सबके ऊपर ये है कि वी मेक वाटर क्राइसिस, और वो है एक्चुअली क्राइसिस। जहां आप चले जाइए भारत में, वहां पर पानी के बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम। तो इसको डील करना है। हम लोग का खाली नेट जीरो के बारे में बात करते हैं, पहले तो पानी सॉल्व करें ना। पोल्यूशन के बारे में बात होती है कितना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कितनी बात होती है, मगर पानी के बारे में बात नहीं होती। नेट जीरो पे फोकस है, पानी पे कम। बहुत ये एक्चुअली बहुत फैशनेबल नहीं लगता है लोगों को बात करने, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है। आपने नीरज जी, आपने जो बोला बिल्कुल सही बात बोला, ये फैशनेबल ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि ये यूरोप में तो प्रॉब्लम नहीं है पानी का, यूएस में तो प्रॉब्लम नहीं है पानी का, ये तो पानी का प्रॉब्लम हम लोग के पास है। Yes. और डेंग जियाओपिंग ने चाइना में पानी का प्रॉब्लम 1980 में सॉल्व कर दिया। तो ये चाइना का भी प्रॉब्लम नहीं है, यही तो हम लोग के लिए भारी प्रॉब्लम है। यस, पानी बहुत 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 बड़ा इशू पानी का। हिरनदानी जानते होंगे, आजकल मुंबई के लोग बहुत चिंतित है, पानी नहीं बरस रहा है। तो हिरनदानी सर, भारत और का बजट और इंडिया का बजट बनाने वाले हैं, तो आपका सेक्टर जो है, अब आप भी बहुत दिन से मांग कर रहे हैं कि हाउसिंग को थोड़ा और ज़्यादा पुश दे दिया जाए, तो बहुत सारी इंडस्ट्री चलने लगती है उसके साथ साथ, तो रोज़गार भी जनरेट होगा और बाकी इंडस्ट्री भी चलेंगी। कहा तो है उन्होंने कि बहुत सारे रूरल हाउसिंग बनेंगे, लेकिन अर्बन हाउसिंग पे कम फोकस है क्या? मेरे अंदाज से अर्बन हाउसिंग पर भी फोकस है, लेकिन उनका ध्यान ज्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट जो ध्यान दे रहे हैं अपना इंटरेस्ट सबवेंशन करने में, तो उसमें हमने स्लम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मेरे दो अपेक्षाएं हैं कि इस साल वो कुछ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घर की जो ऐलान किया है, उसमें से 1 करोड़ घर जो अफोर्डेबल हाउसिंग में सेगमेंट में है, लेकिन वो मुंबई जैसे शहर में लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी कट ऑफ पॉइंट है 45 लाख रुपए, और मुंबई की जो लैंड वैल्यूज इतने ज्यादा है कि वो अफोर्डेबल वैल्यूज बॉम्बे में लागू नहीं होते। लेकिन हमारे 50% लोग मुंबई शहर में, जो सबसे अमीर शहर है, 50% से ज्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो मेरे अंदाज से हमारी मांगे जो भी है हाउसिंग सेक्टर में, कि एक स्लम्स के ऊपर फिर एक ऐलान करने की आवश्यकता है कि उसको रीडेवलपमेंट करके करें। उसमें जो डेवलपमेंट होगी वहां सरकार को फायदा होगा। अल्टीमेटली रीडेवलपमेंट करके जो जमीन खाली बन जाएगी, उसमें जो हम सेल करके पैसे लेते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ 5-7 years फायदा ही होता है। तो जो भी हम करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी बात रही है जो अब तक सरकार नहीं लिया है हाउसिंग सेक्टर में, वो है रेंटल हाउसिंग। ज्यादातर जोर दिया हुआ है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, इनकम टैक्स रिबेट जो दिए वो है, लेकिन वो रेंटल हाउसिंग के ऊपर अब तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम जैसे देखें अमेरिका जैसे देश में भी 50% लोग जन्म से मरण तक रेंटल हाउसिंग में रहते हैं। इसलिए हमें फिर भी जैसे इन्वेस्टमेंट का कैसे हम इस क्षेत्र में अट्रैक्ट कर दें, सर्विस हाउसिंग करें, एल्डरली हाउसिंग करें, और किस्म के हाउसिंग कर सकते हैं।
तो उसके ऊपर रेंटल हाउसिंग के ऊपर शायद इस सरकार इसमें ध्यान दे सकते हैं और है। और तीसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर काफी गौर किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको मेंटेन करने के लिए जीडीपी ग्रोथ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देके नहीं चलेगा। कितना भी आप करें, मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं हो रहा है, लेकिन हाउसिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही भारी रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में जितना भी ध्यान देगा तो जो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का है उसके ऊपर शायद वो जोर दे सके। नंदानी सर, जो आपने सेकंड पॉइंट बोला ना रेंटल हाउसिंग वाला, इसमें सरकार का क्या रोल आप देखते हैं? देखिए, आप सपोज हम हाउसिंग करते हैं तो उस पर काफी हम बेनिफिट देते हैं। जो घर खरीदते हैं उनको इनकम टैक्स रिलीफ देते हैं, बैंकों से पैसे लेते हैं या हाउसिंग फाइनेंस करते हैं तो उनको कम से कम ब्याज में हाउसिंग मिलते हैं। रिजर्व बैंक का सपोर्ट रहता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की सपोर्ट रहती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी रिलीफ स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं देती, लोकल गवर्नमेंट्स भी नहीं देते, कोई भी नहीं देता। तो इसके ऊपर जैसे फोकस हमने अफोर्डेबल सेगमेंट पे कर दिए हैं, ऐसे ही रेंटल हाउसिंग पर करें तो मुझे लगता है काफी फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर एक देशवासी को घर खरीदना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि हम रेंटल हाउसिंग, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग हम कैसे करें, और वो हो सकता है उसके ऊपर भी हम गौर दें, कुछ रिलीफ दें, कुछ 5 साल तक इतने साइज के घर मकान बनाएं तो हम उसको राहत दे सकते हैं, कम टैक्स दे सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। और बैंकों को भी रिलीफ दे सकते हैं, जैसे हम इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं फॉर परचेज अ हाउस, वैसे ही हम इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर ओनरशिप हाउसिंग, जैसे कंपनीज है, रिलायंस हो, बैंक हो, हमारी कंपनी हो, हम सर्विस टेनेंसी दें, लोगों को घर दें फॉर द पर्पसेस ऑफ सर्विसेज, उनको रेंटल हाउसिंग पर दें, तो उसके ऊपर कुछ रिलीफ दे सकते हैं। तो मेरे अंदाज से इस क्षेत्र में देने से और भी हो सकता है हमारा जीडीपी जो ग्रोथ 7-8% है वो 9-10% तक चल जाएगा। ये दो क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पे। सर, आपने तो बात की होगी सरकार से कई फोरम के जरिए, क्या उन लोगों का व्यू है इस पे? कन्विंस नहीं है क्या? नहीं, इसके अभी तक क्या है कि ज्यादातर जो सरकार ने 5 साल में पीएमएवाई स्कीम किया है वो इंटरेस्ट सबवेंशन को लेके ज्यादा ध्यान दिए। मेरे अंदाज से इसके ऊपर तो ध्यान देना ही है और कर रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जो प्रधानमंत्री ने 3.0 में किया, उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग 3 करोड़ का किया है, अर्बन में 1 करोड़ और रूरल में 2 करोड़। लेकिन ये जो बाकी है स्लम्स और रेंटल हाउसिंग के ऊपर फिर जोर देने की आवश्यकता है। ओके सुनील सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करें और इस सरकार ने काफ़ी फोकस किया, इसमें कोई शक नहीं है। खासतौर पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया, पोर्ट में, एयरपोर्ट में, सब में बनाया। लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगा कि आम आदमी के लिए ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली है सर। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप लखनऊ से बनारस जाएं, इतना टोल आपसे ले लेंगे कि आपको फिर गुस्सा आने लगेगा कि यार सड़क बनाई अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा आप वसूली कर रहे हैं टोल के थ्रू। तो ये भी तो, यही तो बैलेंस करना है सरकार को। चुनाव की कीमत ये है। तो मैं ये जो आपने सवाल हीरानंदन जी से किया ना, उसके बारे में मेरा एक राय है, मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। यूके में जो हुआ था, जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये रेंटल हाउसिंग की उन्होंने बात जो की, वो कैसी चीज है। उधर यूके में मेरी डॉटर उधर पढ़ रही थी, तो पढ़ने के बाद उधर नौकरी उसको मिली, तो उन्होंने क्या किया, बहुत बढ़िया स्कीम है ये, क्या कि गवर्नमेंट एक रेंटल हाउसिंग, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को फ्लोट करती है प्राइवेट सेक्टर के साथ, और किसी भी व्यक्ति 25% उसका वैल्यू ही उसको देना पड़ता है, और उसको पार्शियल ओनरशिप दे देते हैं। 25% विद द पर्सन, 75% गवर्नमेंट के पास, और आप उसमें रह सकते हैं। अब सब प्रॉपर्टी राइट सब आपके पास है, बट यू आर बाइंग अ हाउस फॉर ओनली 25%। बाकी 75% गवर्नमेंट बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट उसको चार्ज करती है, और आप जिंदगी भर एंड डेथ तक भी आप खाली 25% को रख के रह सकते हैं, या कभी भी आप चाहिए तो आप उस 25% को 35, 45, 55, 100% तक आप गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं एट द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू, अगर आपकी इच्छा हो तो।
अभी वो एक्सट्रीमली लंदन में बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट रहा। मेरी डॉटर भी उसका फायदा उठाई है, उसने 25% में खरीदा, अभी तक खाली 40% उसने दिया है, बाकी उसने वैसे ही छोड़ा है। मगर कोई और नहीं आ सकता उधर, यू कैन रेंट इट आउट टू समबडी यू नो, यू कैन लिव इन दैट हाउस। और ऐसे चीज के कारण हाउसिंग में बहुत बड़ा बूम आ गया था। तो ये रेंटल हाउसिंग की जो बात हिरण्यन जी कर रहे थे, फॉरेन में ऐसे इंप्लीमेंट होता है कि आप रेंट दे रहे हो बट फिर भी ओनर हो। सेकेंड, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसमें एक दिक्कत आपने टोल वाली बताई, फिर दूसरी और भी ज्यादा एक दिक्कत है, क्या है पता है आपको? ये हाईवेज बनाने में आपको एग्रीकल्चर लैंड अक्वायर किया जाता है। अब वो एग्रीकल्चर लैंड ओनर को तो पैसा मार्केट रेट में मिल रहा है, मगर उसमें जो काम कर रहे हैं 50-100 लोग, उनकी नौकरी चली जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा नेगेटिव इफेक्ट है कि अगर आपने कोई भी एक यूटिलाइजेबल लैंड, अगर फैलो लैंड जिसका कोई और काम नहीं है, इस्तेमाल नहीं है, या फिर गवर्नमेंट की ओन प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो बात अलग है। मगर आप हाईवेज को बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाता है, तो उतना तक एग्रीकल्चर में आपको, और इसीलिए उन्होंने अयोध्या में इलेक्शन हारा था, क्योंकि अयोध्या की डेवलपमेंट के पीछे इतने लोगों को उन्होंने शिफ्ट किया आउटसाइड अयोध्या, 30-40 किलोमीटर दूर से वो आना पड़ रहा है, उनकी रोजगारी चली गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या अल्टीमेट कॉमन मैन, और लास्ट ईयर अपने गवर्नमेंट ने नरेगा का खर्चा भी कम करा दिया, इन लोगों को नौकरी भी गई और नरेगा का पैसा भी नहीं मिला। तो इस बार मेरे ख्याल में उनको नरेगा का थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो खाली पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, जैसे आपने कहा टोल की बात की, राइट, तो टोल के ऊपर शायद गवर्नमेंट का कुछ प्राइस कंट्रोल आना चाहिए, ताकि आम जनता के ऊपर उसका इम्पैक्ट उतना ना हो। इसलिए मैंने कहा ना, बहुत कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म नहीं करेंगे, वो थोड़ी धीरे धीरे से चलेंगे आगे। अब सेकेंड प्रॉब्लम जो उन्हें फिक्स करना पड़ेगा वो है स्किल लेवल ऑफ इंडियन लेबर। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ चाइना, अभी इंडिया का $1.6 पर आवर है मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट, चाइना का 4.2 है, यानी 2.5 गुना हमसे ज्यादा। मगर आप देखें तो पर कैपिटा इनकम चाइना का 6 गुना ज्यादा है, 2000-12,000। तो उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स बहुत हाई है, और इसीलिए फॉरेनर को खाली लेबर सप्लाई नहीं, लेबर की प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिव लेबर कॉस्ट देखना चाहिए। जन्मेजय सर, इसी को थोड़ा ब्रॉडन अप करके आप समझते हैं, क्योंकि आपका काम है लोगों को सलाह देना। सरकार के जो काम है ना, वो बहुत, मैं उनका बहुत मुरीद हूँ, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो, इंफ्रास्ट्रक्चर